उसी प्रकार से रायपुर शहर में तेली मांझा चौक से मैग्नेटो मार्ग तक के मार्ग अत्यधिक यातायात घनत्व के कारण से व्यस्त रहता है और समय समय पर ट्रैफिक जाम रहता है। इसकी लंबाई लगभग 500 मीटर है। इस भाग में भी टाटीबंद चौक से मैग्नेटो मार्ग के बीच फ्लाईओवर निर्माण हो जाए तो आवागमन की बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि ये सभी नागपुर से आते जाते हैं इस रोड पे तो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है और भविष्य को देखते हुए जैसे फ्लाईओवर यदि स्वीकृत करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में धनेली से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130B प्रारंभ होता है, जो कि धनेली से विधानसभा बलौदा बाजार होते हुए सारंगगढ़ हो जाता है। उपरोक्त मार्ग में NH 53 से जोड़ने हेतु विधानसभा से जोरा से इस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें की आवश्यकता है और इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर है। और यदि पिछले समय रमन सिंह जी ने उसको बलौदा बाजार वाली सड़क को बहुत बढ़िया बनाया, बहुत हैवी ट्रैफिक है, इसको भी यदि राष्ट्रीय मार्ग 4 लेन कर दिया जाए, 2 लेन है इसे 4 लेन कर दिया जाए तो क्योंकि हमारे लिए बहुत हैवी ट्रैफिक है। एक और बात, राम अनुगमन पर्यटन परपथ जो लगभग 2200 किलोमीटर है और इसमें 1000 किलोमीटर लंबाई ऐसी है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए तो एक सुंदर से आवागमन का पूरा जो कोरिया से लेकर सुकमा तक इसमें बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी। यदि करीब 1000 किलोमीटर है इसको भी जोड़ दें तो बहुत लोगों को इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ ये लगातार प्रगति और विकास की दौड़ में बहुत आगे जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो देश की सबसे ज़्यादा खनिज संपत्ति छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है और इसी संपत्ति का वैल्यू एडिशन अगर छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ का विकास और गति से बढ़ सकता है। कोई भी राज्य का विकास अगर बढ़ाना है तो उसके लिए 4 बातें जरूरी हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें जहाँ होगी वहाँ उद्योग आते हैं और कृषि का विकास होता है और उद्योग और कृषि का विकास जो होता है उसी से समृद्धता और संपन्नता आती है। हमारे देश का जो GDP ग्रोथ है उसमें 10 से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। मेरा विश्वास है कि अगर हम बिजली और रोड, पानी और कम्युनिकेशन इन 4 बातों का संतुलित विकास करते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और उद्योग का विकास दर बढ़ेगा। अगर उद्योग आएंगे और कृषि का विकास होगा तो रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी और ग्रोथ रेट के साथ राज्य भी समृद्ध और संपन्न होगा। और इसीलिए हमारे देश में रोड नेटवर्क को खड़ा करना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे बता रहे थे, मुझे भी पता नहीं था कि वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पहले जो कुछ राष्ट्रीय महामार्ग थे वो मिट्टी के थे और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि अभी ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा है। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होंगे। ये विश्वास मुझे ज़्यादा यहाँ की जानकारी नहीं है, पर विशाखापट्टनम में गया तो उस समय के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू मेरे साथ थे और मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा पोर्ट विशाखापट्टनम है, पर रेलवे ट्रैफिक जाम, रोड ट्रैफिक जाम। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में एक रोड लगाओ। तब मैंने बैठकर हमारे अधिकारी को कहा तो उन्होंने कहा ये जंगल है, ये संभव नहीं है, वैसे तो पॉजिटिविटी बहुत कम होती है सरकार में, तो नहीं कैसे होता है ये बताने के लिए बहुत होशियार लोग सरकार में रहते हैं, सभी राज्य और भारत सरकार। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, हमको ये करना है।
और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो रायपुर विशाखापट्टनम हमने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ से जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया में जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नबरंगपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश की विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल मुझे हमारे राजनांदगांव के सांसद के मिले थे परसों, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि जबलपुर से राजनांदगांव से चंद्रपुर और चंद्रपुर से हैदराबाद ये कनेक्टिविटी देने की बात कही और मुझे भी एकदम, क्योंकि वो पर मैंने अभी तय किया ग्लास फाइबर का स्टील लाया है और मैं 15 दिन में सब टेस्ट पूरी हो गई, स्टील का अल्टरनेटिव पैदा किया और ग्लास फाइबर को यूज करने के लिए प्रायोरिटी देंगे, हम इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जैसे स्टील के ब्रिजेस है, वैसे मैंने मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है। अब पुणे में उसकी एक फैक्ट्री खुली है कि हमारे यहाँ जो ब्रिज बनते हैं तो ब्रिज बनते समय 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 30 मीटर के ऊपर नहीं होगा, मेट्रो और इसके बीच में। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है कि 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 120 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी बीच के 3 ब्रिज गायब हो जाएंगे तो कॉस्ट 40% कम हो जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए जो ऊपर वाला बीम होता है वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है और इसका जो स्टील फाइबर है ये छत्तीसगढ़ में हो सकता है और ये अब हम यूज करना शुरू कर रहे हैं और उसके पूरे देश में, पूरे राज्यों में उसकी फैक्ट्री डाल रहे हैं। तो उसके कारण हमारी कॉस्ट भी 30 से 40% कम हो जाएगी। एक मेरा प्रिय विषय इथेनॉल था। कल मेरे घर पर ब्राजील के मंत्री आए थे और अभी पेट्रोल और डीजल को भाव तो बढ़ गए, तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। टेक्नोलॉजी यह है कि पेट्रोल की गाड़ी में आप 100% इथेनॉल या 100% पेट्रोल डाल सकते हैं। टोयोटा, हुंडई, सुजुकी और अपने काफ़ी सब लोगों ने मुझे 6 महीने में गाड़ी मार्केट में लाने का एश्योरेंस किया। बजाज ने स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाई फ्लेक्स इंजन की, टीवीएस की भी मैंने लॉन्च की, बजाज की भी लॉन्च की है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इथेनॉल ये हमारा भविष्य का फ्यूल है किसानों का, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब पेट्रोल के बजाय पूरा इथेनॉल यूज होगा। तो इथेनॉल के पंप खोलने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इथेनॉल शुगर केन जूस, मोलाइसिस, डीएपी मोलाइसिस से बनता है। और आपको जो राइस वाली जो बात है, इसमें आप इथेनॉल को अगर छत्तीसगढ़ में तैयार करेंगे तो इसमें बड़े प्रमाण पर पेट्रोल छत्तीसगढ़ से गायब हो जाएगा, जरूरत ही नहीं होगी। ये आप जरूर करिए, ग्रीन फ्यूल है। और इसमें और एक अच्छी बात है कि कल इंडियन ऑयल के चेयरमैन मेरे पास आए थे। मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, ये जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे 2nd जनरेशन इथेनॉल पानीपत में बन रहा है, प्लान पूरा हो गया, आप देखने के लिए जाइए। उससे इथेनॉल बन रहा है। परली को आप क्या क्या कहते हैं? बैरा। तो ये पंजाब और हरियाणा में जला देते हैं। आपके यहाँ कितना होता मुझे पता नहीं, क्योंकि अब वो बढ़ेगा चावल के साथ। तो उससे इथेनॉल भी बनाया और बाय प्रोडक्ट 150 टन बिटुमिन पर डे निकलने वाला है। और मैंने कल इंडियन ऑयल को कहा कि मैं तुम्हारा 100% बिटुमिन खरीद लूंगा। और अगर इस देश का किसान अन्नदाता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, इस देश के किसान को ऊर्जादाता बनाएगा। जिस राज्यों में बिजली ज्यादा है, मैंने हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर को एक स्कीम दी कि मैं रोपवे, केबल कार और फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट बना रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप केवल मुझे राइट ऑफ वे दीजिए, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का क्लियरेंस करिए और मैं आपको रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर सब मैं अपने पैसे से बना दूंगा। केवल जो बिजली है आपके पास हाइड्रो पावर, वो मुझे 2 रुपये यूनिट दे दीजिए, वैसे भी सरकार के पास बिजली बहुत है। तो वो बीओटी में मैं बना दूंगा और आपका पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर हो जाएगा। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आपने ट्राम देखी होगी, ट्राम को लोहे के चक्के पे चलती है, पर यूरोपियन देशों में जो अब ट्राम बनी है वो टायर पे चलती है, वो ट्रॉली बस बोलते हैं उसको।
रोड ट्रेन, 2 बसें जोड़ के ऊपर में केबल से चलती है। मैं NHAI कहूँ, अभी आप 32 किलोमीटर दुर्ग से रायपुर, अब 4 ब्रिज तो बना रहे हैं हम लोग। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक केबल डाल देंगे NH पर और यहाँ से ये डबल डेकर बस भी चल सकती है या ट्रेन बस। ये डिपार्टमेंट मेरा ही है, मैं उसमें कुछ सब्सिडी देने की बात सोच रहा हूँ। तो सीधा ये 32 किलोमीटर आधे घंटे में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पे चलेगा। आपका डीजल बस से किराया 50% कम हो जाएगा और सब गरीबों को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और 50% किराया कम हो जाएगा। तो आप पहला प्रोजेक्ट दुर्ग से लेकर रायपुर तक मुझे भेज दो, आपके पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पैसे से करा दूंगा। अभी तो फिलीपाइंस, वियतनाम, डॉफल मेयर और एक प्यूमा करके कंपनी एक बस बनाई है हवा में चलने वाली 250 लोगों की, डबल डेकर। अब ये डीजल की बसेस आपके यहाँ कैसे मुझे मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसकी विशेषता ये है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है इसमें। तो आप ये एयर कंडीशन बस लाइए और टिकट किराया 50% कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक आपके पास है, थोड़ा सा आपकी इलेक्ट्रिक का हिस्से अगर आपने उसको थोड़ा सस्ता दिया उतना केबल करिए, तो मैं आपको पूरा ट्रांसपोर्ट, ये पूरी केबल आप छत्तीसगढ़ के सब नेशनल हाईवे पे लगा दो और ये डबल ट्रेन बस शुरू कर दो। लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, लोग अपने गाड़ियों के बजाय इसमें जाना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। पूरे देश में, आपके राज्य में एक कानून है कि 500 वर्ग मीटर के अंदर में जमीन होगी तो एक रेट और 500 मीटर से ज़्यादा होगी तो 3 गुना 4 गुना रेट। अभी हवाई जहाज में हमारे NHAI के मेंबर महावीर जी से मैं समझ रहा था, जो रास्ते की शायद आप बात कर रहे हैं, उस रास्ते में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट आपके हिसाब से 1000 करोड़ आती है। अगर इसी प्रकार से अगर पैसे देंगे तो कहाँ से रोड बन सकते हैं। और लोगों ने भी होशियारी की है, उन्होंने पुराने पिछले रिकॉर्ड को, हमने नोटिफिकेशन निकालने के बाद पिछले बैक रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड सुधार दिए और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जो 500 मीटर तक ये रेट हो तो बाकी का बाद में। ये संभव नहीं हो पाएगा, लोग कैंसिल करें, क्योंकि 1000 करोड़ 32-40 किलोमीटर के रोड के लिए 1000 करोड़ अगर लैंड एक्विजिशन में देंगे तो ये जनता का पैसा है। तो थोड़ा मेरा आपसे अनुरोध है, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन पूरे देश में जैसा है वैसा नियम आप सुधारे। वैसे भी मैं किसान हूँ और NHAI में जो रेट हम दे रहे हैं वो मार्केट से 1.5 गुना 1.5 गुना दे रहे हैं। आजकल लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते कि मेरी जगह मत लो, लोग मेरे पास इसलिए आते कि हमारी जगह रोड में लो ताकि रेट ज़्यादा मिलते, हम अच्छे रेट देंगे। थोड़ा सा मामला इसमें आप हमको मदद करिए। CRF का जो पैसा है वो मैं जो रेलवे आरोपी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूँ और 22-23 में मैं 400 करोड़ रुपए के नए इसका प्रावधान है 700 करोड़ आपको देता हूँ। इसके प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं इसको मंजूर करके दूंगा। एक लॉजिस्टिक पार्क हमने बनाया है जिसके बारे में ये आपके पास वैल्यू एडिशन हो, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लॉजिस्टिक का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना में 8% है, यूरोपियन देशों में 8% है, 12% है, अमेरिका में 12% है। इसलिए हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ अगर हमारे लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सीमेंट और स्टील के 158 उद्योग यहाँ है और रायपुर से 20 किलोमीटर दूर आरंग तहसील में पचेड़ा में हमने 200 एकड़ क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। 75 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करा के दी है। मैं इसका काम शुरू करूँगा। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नेशनल हाईवे के बाजू में जहाँ जहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन दे सकते हैं तो हम पार्टनरशिप में, हम और NHAI, हमारी कंपनी जो है NHAI में वो 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। तो आप आपके प्रपोजल दीजिए, जितने प्रपोजल आप देंगे उनको हम पूरी तरह से मंजूर करने की कोशिश करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत उपयोगी होगा। इसका भी आप जरूर विचार करिए। मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत का ही पार्ट है और विकास की राजनीति ये पार्टी के राजनीति से अलग होती है। एंड पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट।
गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है। हम चुनाव के समय जरूर राजनीति करें, पर चुनाव के बाद देश का विकास, गरीब का विकास, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का विकास, ये सब के लिए प्राथमिकता होती है। मैं कोई अपने जेब से पैसे नहीं दे रहा, ये भारत के जनता के पैसे हैं, आपके पैसे आपको देने का काम है। और मुझे खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ अगर देश के प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्यों में विकास के साथ साथ अगर प्रथम क्रमांक पर जाएगा, तो जितनी खुशी आपको होगी उतनी निश्चित रूप से मुझे भी। और उसी मार्ग पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप आगे जाइए। भारत सरकार की ओर से जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपको, आपके मंत्री, आपके विधायक, हमारे सभी सांसदों को, उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए पूरा सपोर्ट मेरे विभाग की तरफ से होगा। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत का ही पार्ट है और विकास की राजनीति ये पार्टी के राजनीति से अलग होती है। एंड पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है। हम चुनाव के समय जरूर राजनीति करें, पर चुनाव के बाद देश का विकास, गरीब का विकास, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का विकास, ये सब के लिए प्राथमिकता होती है। मैं कोई अपने जेब से पैसे नहीं दे रहा, ये भारत के जनता के पैसे हैं, आपके पैसे आपको देने का काम है। और मुझे खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ अगर देश के प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्यों में विकास के साथ साथ अगर प्रथम क्रमांक पर जाएगा, तो जितनी खुशी आपको होगी उतनी निश्चित रूप से मुझे भी। और उसी मार्ग पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप आगे जाइए। भारत सरकार की ओर से जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपको, आपके मंत्री, आपके विधायक, हमारे सभी सांसदों को, उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए पूरा सपोर्ट मेरे विभाग की तरफ से होगा। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।